वाराणसी के रोहनिया में नरेंद्र मोदी ने भी सुरक्षा कारणों से रैली की इजाजत न मिलने पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। इससे पहले सुबह से काशी से लेकर दिल्ली तक बीजेपी मोदी के कार्यक्रमों पर चली कैंची पर बवाल काटती रही। चुनाव आयोग हाय हाय के नारे लगे, पुतले भी फूंके गए। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी काशी में मोदी की हवा बनाने में जुटी हुई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि बेनियाबाग मैदान में रैली की इजाजत सुरक्षा कारणों से नहीं दी गई है। फिर बीच बहस में सवाल तो यही है कि बीजेपी चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप क्यों लगा रही है। ये चुनाव आयोग पर सवाल है या फिर सियासी स्टंट है। दिल्ली से लेकर काशी तक कई घंटे लगातार बीजेपी कोहराम क्यों मचाती रही। जिम्मेवारियां निभाने में अच्छा काम नहीं कर रहे हो। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। काशी में नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों पर प्रशासन की कैंची चली तो दिल्ली से लेकर काशी और आजमगढ़ तक बीजेपी ने बवाल काट दिया। कमीशन निष्पक्ष नहीं है। खुद नेताजी अपनी इज्जत बचाने आए हैं। नेताजी का भविष्य बदलने वाला है या नेताजी की इज्जत बदलने वाली है। छावनी बन चुकी काशी में बीएचयू कैंपस के बाहर हजारों की तादाद में मोदी समर्थकों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बीजेपी के बड़े नेता दोपहर 2:30 बजे तक धरने पर बैठे रहे। लोगों में और कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है। जिस तरह से प्रशासन एक तरफा कार्यवाही कर रहे हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। सभी पार्टियों को परमिशन दिया गया, हमें जलील किया जा रहा है, हमें नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है, इलेक्शन को सबवर्ट करने की कोशिश हो रही है। इधर दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर विरोध की तस्वीरें आम हुई। वाराणसी के पक्षपात करने वाले चुनाव अधिकारी को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। प्रदर्शन की कमान संभाली मुख्तार अब्बास नकवी, रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे आला नेताओं ने। ऑफिसर बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया वहाँ के समाजवादी पार्टी के दबाव में कर रहे हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी का कुशासन का कुनबा करप्शन के कुएं में कॉन्स्पिरेसी की कबड्डी खेल रहा है, तो उससे जो है वो खुद अपने ही चतुराई के चक्रव्यूह में फंसता जा रहा है। पूरी बीजेपी वाराणसी में निर्वाचन अधिकारी और डीएम को हटाने की मांग पर अड़ी रही तो आजमगढ़ से मोदी ने भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। पिछले 3 चरण में बुरी तरह विफल गया है और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ भारत के इलेक्शन कमीशन पर पक्षपात का आरोप लगा रहा हूं। दरअसल काशी में बीजेपी और प्रशासन के बीच रार ठनी बेनियाबाग मैदान में रैली को लेकर प्रशासन का साफ कहना था कि खुफिया रिपोर्ट के आधार पर बेनियाबाग में सुरक्षा व्यवस्था गड़बड़ा सकती थी, इसलिए रैली की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कलेक्टर के पास ऐसी कोई आईबी की रिपोर्ट है ही नहीं। डीएम महज सरकार के दबाव में आकर मोदी के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर भीड़ ज्यादा होती है तो क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ है, चारों तरफ बिल्डिंगें हैं बड़ी बड़ी, उसमें अगर उसमें ज्यादा भीड़ हो जाती है, अगर जैसा कि सभाओं में होता है इनकी, अगर ज्यादा भीड़ होती है तो वहाँ समस्या उत्पन्न हो सकती थी, यातायात की भी समस्या, व्यस्तम चीजें, अन्य भी कई कारण सुरक्षा की उस वजह से नहीं। मैंने पता लगाया ऐसी आईबी की कोई रिपोर्ट नहीं है और मैं जानकारी के आधार पर कह रहा हूं कि इन्होंने झूठ बोला। प्रशासन का साफ कहना था कि बीजेपी ने कार्यक्रमों की इजाजत महज कुछ घंटे पहले मांगी थी। इतनी फास्ट अनुमति शायद ही किसी जनपद में होती हैं। 2 अनुमतियां अभी 5:20 पे आई हैं और लेस देन 4 आवर्स में 9 बजे अनुमति हैज बीन डन। लेकिन बीजेपी का कहना है कि पार्टी ने मोदी के कार्यक्रमों की इजाजत 3 दिन पहले ही मांग ली थी। हमने 3 दिन पहले 4 कार्यक्रमों की प्रशासन से इजाजत मांगी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान के दबाव में आकर प्रशासन ने इजाजत दी है। इस इजाजत का कोई मतलब नहीं।
विरोधी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी के सियासी स्टंट से जोड़ दिया है। अच्छी तरह मालूम है काशी में हार रहे हैं मोदी जी, और इसलिए वो इस तरह का परपंच करके, नौटंकी करके पूरे प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। उनकी मंशा कहीं दूसरी तो नहीं है, कहीं वो इसके जरिए से वहां पर कोई अनरेस्ट या कोई हंगामा तो नहीं करना चाहते हैं। इनका ये प्रोटेस्ट कोई भी रंग इख्तियार कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो पहले दिन से वो धर्म के इर्द गिर्द घूम रही है। वो कोशिश कर रही है किसी तरह धार्मिक उन्माद पैदा करके उसका राजनीतिक लाभ उठाया जाए। अब बड़ा सवाल तो यही है कि दिल्ली से लेकर काशी तक बीजेपी ने कोहराम क्यों मचाया? क्या चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाना सही है, या फिर चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर बीजेपी वाकई सियासी स्टंट कर रही है? दिल्ली से नेहा केसरी, वाराणसी से यतेंद्र शर्मा, रजत राकेश टंडन, राकेश सिंह और शीतल राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए, क्या ये वाकई सियासी स्टंट है? बड़ा सवाल है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ा हुआ है। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी राकेश रोहनिया से जुड़ेंगे, साथ ही साथ शीतल राजपूत हमारे साथ वाराणसी से जुड़ी हैं, लगातार वो खबरें पहुंचा रही हैं हम तक, और साथ ही साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आरती मेहरा, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बरखा सिंह, भुक्कल नवाब जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, और साथ ही साथ हमारे साथ प्रदीप सिंह जी वरिष्ठ जर्नलिस्ट, और फिरोज बख्श साहब आपका पक्ष रखने के लिए। हम जाएंगे राकेश के पास और शीतल के पास, लेकिन एक सवाल आरती जी आपसे, क्योंकि अभी अभी इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस खत्म हुई है, उसमें वीएस संपत साहब ने कहा है कि डीएम के बयान को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आपने आज खुले तौर पर बीजेपी ने आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन के ऊपर पक्षपात का। ऐसे में चिदम्बरम साहब का बयान आता है कि बीजेपी डेस्परेट हो गई है। केजरीवाल कहते हैं कि ये बीजेपी के जो बड़े नेता वहां पर जुड़ गए हैं आके, ये नर्वसनेस का प्रतीक है। आखिरकार ये सियासी स्टंट था सुबह आज जिस तरह से अचानक से धरना हुआ और 3 घंटे में निपट गया? ये बिल्कुल सियासी स्टंट नहीं है। राजनीति तो कोई और कर रहे हैं जिन्होंने प्रशासनिक अराजकता फैलाने का काम किया। जो प्रियंशु यादव है प्रांजल यादव, जिस प्रकार से 5, ये मेरे पास एक चिट्ठियां हैं अरुण जेटली जी की, ठीक 5 प्रांजल यादव, जब 5 तारीख को परमिशन मांगी तो उन्होंने ये कहा 6 तारीख को राइटिंग में लेके आए। 6 तारीख को जब राइटिंग में दिया तो उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया, और 5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो कि परमिशन लेने गए थे उनको बिठा के रखा। 7 तारीख को अरुण जेटली जी ने एक चिट्ठी लिखी, फिर 7 तारीख को ही एक दूसरी चिट्ठी लिखी, फिर उन्होंने जो चिट्ठी 8 तारीख को लिखी शाम को, उन्होंने ये कहा कि अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जब प्रदर्शन की बात आई तब जाके एडमिनिस्ट्रेशन ने, आरओ ने एक परमिशन दी, और वो परमिशन जिसको कि जब सारा माहौल बदल चुका था, जब आपने हमें राइट टाइम पे परमिशन नहीं दी, प्रोग्राम को करने में समय लगता है, लेकिन हमारा बड़ा प्रश्न ये है कि ये परमिशन डिनाई क्यों की गई? और एक परमिशन नहीं डिनाई की गई, बनियाबाग के अलावा अगर आप देखें 150 लोगों की प्रबुद्ध नागरिकों की जो बैठक होनी थी, एक आरती जी वो परमिशन तो बहरहाल मिल गई ना, किया गया, वो परमिशन मिल गई, गंगा आरती की परमिशन मिल गई, उस मुद्दे पे भी आती हूं मैं, लेकिन आपने अपना पक्ष रखा। पहले डिनाई क्यों हुई? पहले डिनाई क्यों हुई? बिल्कुल प्रश्न ये उठता है कि डिनाई क्यों हुई? सबसे बड़ी बात यह है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये प्रजातंत्र है, प्रजा के पास नहीं वो नुमाइंदा जाएगा, वो बात नहीं करेगा तो कैसे बात होगी? मतलब आप रैली के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए कैसे? एक लाइन में आपका रिएक्शन इस पर भी चाहूंगी मैं। अधिकार हर हाल में उन्हें मिलना चाहिए। आपने अपनी बात रखी, एक लाइन में मैं बाकी पैनल के पास जाऊंगी, लेकिन अभी अभी तुरंत संपत साहब ने ये बात भी कही है कि देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और किसी भी चुनावी दल को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो काम नहीं करती है, वो निष्पक्षता से अपना काम कर रही है। ऐसे में किसी को हक नहीं बनता है कि हमारे ऊपर सवाल उठाएं। आपका जवाब? बिल्कुल, देखिए
संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्थाओं का भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बहुत सम्मान करता है। चुनाव कमीशन का, चुनाव आयोग का भूरी प्रशंसा भारतीय जनता पार्टी ने हर मंचों से की, लेकिन पिछले 2-3 चरण में जिस तरह का रवैया और जिस तरह से दबाव में आके इनके कुछ स्टेट के लोग, जिस तरह से आज आरओ ने पूरा का पूरा पहले ये कह दिया कि हमें आईबी की तरफ से कुछ खबर आई है और यहाँ पे सुरक्षा की समस्या हो सकती है। इंफॉर्मेशन ब्यूरो सीधा प्रधानमंत्री के अंतर्गत आता है। तो इन सब बातों को देखते हुए आप रैली कैसे की मना कर सकते हैं, जबकि उसमें 91 का कह रहे हैं कि वहाँ पे। आरती जी, आपने अपनी बात रखी, आपने कहा कि शुरू के चरणों में चुनाव आयोग बहुत अच्छे से काम कर रहा था, लेकिन पिछले 2-3 चरणों में आपको लगता है कि वो निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात के आरोप लगाए। राकेश के पास सीधे चलते हैं। राकेश, वहां से मोदी जी क्या निकल चुके हैं और क्या कुछ कहा जाते जाते उन्होंने? देखिए, यहाँ से नरेंद्र मोदी निकल चुके हैं बीएचयू के लिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के जो करीब 45 मिनट की जो भाषण था उसमें साफ तौर पर जहाँ केंद्र सरकार और सपा सरकार पर यहाँ पर हमला किया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन्होंने इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर सवाल उठाया कि जिस तरह से वे उम्मीदवार हैं यहाँ पर और उन्हें जिस तरह से सभा करने की इजाजत नहीं दी गई और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर भूमिका अदा करना चाहिए था, उन्हें आत्ममंथन करना चाहिए। तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा किया है इलेक्शन कमीशन की भूमिका को लेकर। वहीं उन्होंने राज्य सरकार पर सीधा हमला किया कि जो सरकार है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, वहां जिस तरह से अधिकारी हैं वो सही तरीके से नहीं काम कर रहे हैं। तो राकेश, एक लाइन में जवाब कि वहां पर सुबह हमने आजमगढ़ में देखा था, हमारे रिपोर्टर्स, ग्राउंड रिपोर्ट्स का ये कहना है कि इतनी ज्यादा भीड़ नहीं थी। वहां पर रोहिनिया में क्या हाल था? बस एक लाइन में जवाब। देखिए, नरेंद्र मोदी की रैली में अमूमन भीड़ होती है, लेकिन इसमें जितनी होनी चाहिए थी, पूरी जो मैदान था वो पूरा भीड़ से पटा हुआ नहीं था। लोगों का कहना था कि ये जो है अचानक यहाँ पर रैली की गई, इसलिए यहाँ पर लोग गर्मी के कारण यहाँ पर जितना संख्या में आना चाहिए उतना नहीं आ पाए। ठीक है राकेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे चलते हैं शीतल के पास। शीतल, आज जिस तरह से हमने सुबह 3 घंटे देखा किस तरह से वहां पर भीड़ जुट रही थी बीएचयू के लंका गेट के बाहर, अब फिलहाल क्या स्थिति है? क्या प्रिपरेशंस होनी शुरू हो गई हैं, सुरक्षा इंतजामात होने शुरू हो गए हैं कि हेलीपैड पे उतरकर बाकायदा एक रोड शो होगा? सुबह एक शो ऑफ स्ट्रेंथ देखा, हमने ट्रेलर देखा था, अब पूरी फिल्म देखेंगे? आंचल, जैसे कि राकेश ने बताया कि बीएचयू के लिए नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 5:30 बजे तक, 5:30 से 5:45 बजे के बीच वो यहाँ उनका चॉपर यहाँ लैंड करना चाहिए। रोड शो की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है। हमसे बीजेपी के जिन नेताओं ने बात की उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि रोड शो की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी है, तो किसी रोड शो की उम्मीद मत रखिए। एक साधारण तरीके से उनका काफिला यहाँ से तकरीबन 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर जो केंद्रीय चुनाव कार्यालय है वहां तक जाएगा। तो रोड शो की कोई ऐसी परमिशन प्रशासन ने इनको नहीं दी है। जहां तक बात नरेंद्र मोदी के भाषण में चुनाव आयोग पर निशाना साधने की है, मैं ये कहना चाहूंगी आंचल कि पिछले कई दिनों से हम जानते हैं कि 12 मई को आखिरी और निर्णायक दौर है मतदान का, और बीजेपी के लिए ये डू और डाई की स्थिति है। इस चुनाव पर उनका सारा दारोमदार टिका हुआ है, इसलिए पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बूथ कैप्चरिंग के आरोपों की बात करती है बीजेपी। इसके अलावा बीजेपी कहती है कि चुनाव आयोग जो है वो निष्पक्ष तरीके से काम करे। तो ये डू और डाई की स्थिति है, आखिरी दौर का मतदान होना है, वो किसी तरह की कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते और शायद उसे उम्मीद है कि किसी बड़े स्तर की धांधली हो सकती है। डू और डाई की स्थिति है तो चाहे हुक और क्रुक भी अपना लिया जाए, ये अपने आप में सवाल हो सकता है। अभी बाकायदा यहाँ पर आरती मेहरा जी ने कहा कि पिछले 2-3 अगर फेजेस में देखा जाए, बरखा जी आपसे सवाल है, 2-3 फेजेस में देखा जाए कुल मिला के तो ये देखने को मिला है कि निष्पक्ष नहीं रहा ईसी। उन्होंने साफ तौर पर कहा पहले ठीक काम कर रहा था। अब सर्टिफिकेट आरती मेहरा जी ने दे दिया है, लेकिन एक सवाल तो बनता है ना उनका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आती हूँ बरखा जी आपके पास बीजेपी दफ्तर। अब सर्टिफिकेट आरती मेहरा जी ने दे दिया है, लेकिन एक सवाल तो बनता है ना उनका। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आती हूँ बरखा जी आपके पास। बीजेपी दफ्तर में गंगा पूजन करेंगे मोदी, बीजेपी दफ्तर में पंडित बुलाए गए हैं, ये अब बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि
गंगा पूजन की इजाजत मांगी थी मोदी जी ने, वो नहीं मिली। उसके बाद मोदी जी ने आज सुबह ट्वीट करके कहा था कि गंगा मुझे माफ करे कि मैं नहीं पूजा कर पा रहा हूं, इसकी इजाजत नहीं मिली है, चुनाव आयोग पर निशाना साधा था। अब ये खबर आ रही है कि सांकेतिक रूप से गंगा पूजन करेंगे मोदी बीजेपी के दफ्तर से ही। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने बाद में आरती की इजाजत दे भी दी थी, लेकिन इसके बावजूद मोदी का ट्वीट आ चुका था। बाकायदा बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये जो इजाजतें मिली हैं, परमिशंस मिली है, बहुत लेट मिली है। तो परमिशन आखिरकार कैसे मिलती है, ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में। बीएचयू के ऊपर हेलीकॉप्टर पहुंच चुके हैं नरेंद्र मोदी का, और कभी भी वहां पर लैंड कर सकता है। हमारे साथ शीतल लगातार जुड़ी हुई है। शीतल, गड़गड़ाहट सुनाई देने लग गई है आपको हेलीकॉप्टर की मोदी जी के? बिल्कुल बिल्कुल आंचल, यहाँ पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस पहले तैनात हो गई थी। एटीएस के कमांडोज की यहाँ पे तैनाती हो गई थी, और अभी हमने आकाश में आपने देखा हेलीकॉप्टर घूमता हुआ, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि अब से थोड़ी ही देर में चॉपर नरेंद्र मोदी का बीएचयू के हेलीपैड में लैंड करेगा, और उससे कुछ देर बाद वो बीएचयू के इसी गेट पर, ये जो लंका गेट कहलाता है, यहाँ पर आएंगे और यहाँ से गाड़ी में बैठकर उनका काफिला जो है वो चला जाएगा केंद्रीय कार्यालय जो है बीजेपी का। तो मोदी जी इस वक्त हवा में हैं, बहुत जल्दी जमीन पर पहुंचने वाले हैं। बरखा जी, आपसे ये सवाल कि आखिरकार ये परमिशन मिलती कैसे हैं और डिनाई कैसे होती है? ये तो सवाल बिल्कुल आरती मेहरा जी का लाजमी है। आप कोई राज की बात है कि किस तरह से राहुल गांधी को परमिशन मिल गई, तो बता दीजिए आरती जी को। देखिए, ऐसा है कि इसमें अगर आपने आज का इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ा हो तो उसमें गुजरात इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये रिपोर्ट है कि मोदी जी को जो है सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि उन्हें जान का खतरा है। दुनिया भर में, हिंदुस्तान भर में वो रैली करते घूम रहे हैं, कहीं कोई रुकाव नहीं हुआ है, कहीं उनकी रैली को कोई रोका नहीं गया है। लेकिन वाराणसी, जहां पे वो ये रैली करना चाह रहे हैं, वो एक बहुत ही संवेदनशील एरिया है। अगर आपको याद हो और पता हो कि पहले भी वाराणसी में कितनी बार वहां पे हमले हो चुके हैं, मुजाहिदीन वालों के हमले हो चुके हैं, और इस वजह से मेरे ख्याल से यही एक वजह है जिसकी वजह से उनको शायद चुनाव आयोग जो है वो ने शायद देने से मना किया है या एतराज किया है। लेकिन आज जो नेतागण वहां पे बैठे हैं, बहुत ही बड़े नेता हैं, आदरणीय नेता हैं, और उनके हिसाब से कि मोदी जी की हवा चल रही है, तो जब हवा चल रही है तो इलेक्शन के 2-3 दिन पहले इस तरह की बात बिला वजह के बात बनाना मुझे तो वाजिब लगता नहीं, क्योंकि अब दुनिया, लोग डिसाइड कर चुके हैं कि हमें किसको वोट करना है। इस समय बैठ के अननेसेसरली किसी तरह का एक आपका कहना है कि बेबुनियाद आरोप चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे हैं। हम जो तस्वीरें अभी दिखा रहे हैं वो बीएचयू के गेट के बाहर की है, जिस रास्ते से मोदी जी निकलेंगे। आरती मेहरा जी, बस एक लाइन में, फिर मुझे बुक्कल नवाब जी के पास आना है। देखिए, ऐसा है कि बनारस में जबरदस्त भीड़ उमड़ी है। अभी आप कह रहे थे कि रैली में कम, यहाँ पे इस तरह का माहौल बनाया गया कि आनंद फानन में धारा 144 लगाने का काम किया गया, वहां पे दहशत का माहौल और इतनी सिक्योरिटी। अभी बरखा जी कह रही थी नरेंद्र मोदी जी ने 400 रैली की है लगभग, कश्मीर तक हो जाते हैं, मायोइस्ट एरिया में आ जाते हैं, निरही ट्राइबल एरिया में जाके वो बात रखाते हैं। बनारस जैसे सक्षम शहर में जहाँ पे पूरा का पूरा अमला है, वहाँ पर रैली क्यों नहीं? और वो तो उनका चुनाव क्षेत्र में है। अगर उनको वहाँ कैंपेनिंग की इजाजत नहीं मिलेगी तो कहाँ पर? भुक्कल जी, जवाब दीजिए, आपका बनारस क्या इतना सेफ है कि आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर आरोप आपके ऊपर लगा है। मायावती ने आज ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये जो पूरा सीन क्रिएट किया गया वो दरअसल एसपी और बीजेपी की सेटिंग थी। देखिए, कहने को ये लोग कुछ भी कहते हैं, ये जो है बहुत ही घबराए हुए, हताशा में है, और ये आखिरी चरण है। ये जो है किसी भी कीमत के ऊपर जो है ये यहाँ हुकूमत को जनता स्वीकार नहीं कर रही है,
और वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखता है, एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। अगर वहां के ऊपर भगवान न करे कोई अचानक कोई घटना घट जाती तो ये हम आरती जी से पूछना चाहते हैं, क्या ये जिम्मेदार है? वहां पर घटना घट जाती तो रोक लेती, वहां को पकड़ा होगे, वहां ये घटना नहीं रोक सकती थी। वहां घटना जो है रोक लेते घटना, ये तो असेसमेंट वहां पर डीएम का काम है। अभी संपत साहब ने ये बात कही है। आप रोक लेते, आपने 1984 की घटना रोक ली थी, आपने रोक ली थी 1984 के जो कत्लेआम हुआ था, आप रोक पाए थे जब आपके ही सुरक्षा। अरे 1984 और 1900 यहाँ अरे यहाँ 1984 चलता है, देश ऐसे नहीं चलता। 1984 और 2002 के दंगे की बात नहीं हो रही है। यहाँ 2002 के दंगे की जो बात हो रही है, जो बात पूछी गई जवाब उसका दीजिए। प्यार करने लगेंगे वो, मैं उनसे आप 1984 और 2002 की बात मत करिए। एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां के ऊपर नहीं समझा, एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने परमिशन नहीं दी तो चुनाव आचार संहिता लगी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसका जिम्मेदार है, इलेक्शन कमीशन ने इसकी जिम्मेदारी पूरी नहीं है। आपके कहने से कुछ नहीं होता है, आप जो चाहिए, आप जो कहिए वही सही है, और जो दूसरा प्रदीप जी को यहाँ पर लाते हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, हुजूम पड़ना शुरू हो गया है। रोड शो की परमिशन जिस तरह से स्पीकर कह रही थी नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर देख सकते हैं कि जनता का हुजूम है। एक और शो ऑफ स्ट्रेंथ जरूर होगा। 6 से 7 किलोमीटर बीजेपी का दफ्तर दूरी पर है, जहां पर मोदी जी जाएंगे और सांकेतिक रूप पर वहां पर गंगा पूजन किया जाएगा। इस पर प्रदीप जी का भी रिएक्शन लूंगी, फिरोज बख्श साहब को भी चर्चा में लाऊंगी, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।